स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर सेट। तो सेट के डेफिनेशंस को जानने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हमें जानना जरूरी है। बेसिक डेफिनेशन कौन सा है? वो है आपका वेल डिफाइंड टर्म्स। तो सबसे पहले हमें जानना है वेल डिफाइंड टर्म्स होते क्या हैं, उसके बाद से हम फिर सेट को अच्छे से समझ पाएंगे। वेल डिफाइंड टर्म्स का मतलब ये होता है टर्म्स विच हैज अ डिफिनीशन। सीधे सीधे कहा जाए तो ऐसे टर्म जिनका एक डिफिनीशन हो, जैसे इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स मैथमेटिकली आपको पता है उसका एक डिफिनीशन होता है। जैसे ऑड नंबर्स, उनका एक डिफिनीशन होता है। ऑल वॉवेल्स का भी एक डिफिनीशन होता है। कॉन्सोनेंट्स, उनका भी एक डिफिनीशन होता है। लेकिन अगर हम बात करें, हम पहचान सकते हैं कि भाई वॉवेल्स कौन से हैं और कॉन्सोनेंट कौन से हैं, इवन कौन सा होगा और ऑड कौन सा होगा। तो जिसका डिफिनीशन एक्चुअली एग्जिस्ट करता हो वो क्या है? आपके वेल डिफाइंड टर्म्स हैं। मतलब ऐसे टर्म जिनको बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया हो, जैसा कि आपसे नाम से इसमें देख पा रहे हैं, वेल डिफाइंड टर्म्स। ऐसे टर्म्स जिसको अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया हो, जिसका एक डिफिनीशन मौजूद हो, जिससे हम पता लगा पाएं कि भाई ये इस ग्रुप में आएगा कि नहीं आएगा, उसको हम लोग वेल डिफाइंड टर्म्स बोलेंगे। जैसा कि आपको एग्जांपल के लिए हमने दे दिया। अब जैसे मान लो कि कोई कह दे कि ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। अब हमें पता है नेचुरल नंबर्स के बारे में हमको पता है, और 10 लेस देन 10 के कितने नंबर्स होंगे वो भी हमें पता है। तो मैथमेटिकली नेचुरल नंबर्स को डिफाइन किया जा चुका है। लेकिन अगर हम बात कर दें कि टॉल बॉयज़ का कोई एक्चुअल डिफिनीशन है क्या? हमारे लिए अगर कोई 5 फुट का हो, कोई 4 फुट का बंदा हो, उसके लिए 4.5 फुट का बंदा भी टॉल लगेगा, और कोई 6 फुट का हो तो उसके लिए 5.5 फुट का बंदा भी छोटा लगेगा। तो टॉलनेस नाम की कोई टॉलनेस जो प्रॉपर्टी है, इसको एक्चुअली वेल डिफाइन नहीं है। इसका कोई एक्चुअली एक क्राइटेरिया फिक्स नहीं होता है। तो ऐसे टर्म्स को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे टर्म्स क्या होते हैं? आपके वेल डिफाइंड टर्म्स नहीं होते हैं। उसका दूसरा डेफिनेशन भी हो सकता है टर्म्स विच हैज अ यूनिक इंटरप्रिटेशन फॉर एवरीवन। ऐसे टर्म्स जिसका एक यूनिक इंटरप्रिटेशन हो, जिसको बोलने के बाद से हर बंदा, हर इंसान के दिमाग में एक यूनिक इमेज आती हो, सेम रिजल्ट आता हो। जैसे अगर मैं किसी भी दुनिया में किसी के सामने भी ऑल वॉवेल्स बोलूंगा तो सबके दिमाग में A-E-I-O-U ही आएगा। किसी के दिमाग में इसके अलावा और कोई लेटर नहीं आ सकता है अगर वो पढ़ा लिखा बंदा है तो यहाँ पे ये वॉवेल्स क्या है? वेल डिफाइंड है, क्योंकि उनका जो इंटरप्रिटेशन है एवरीवन, सबके लिए क्या होगा? आपका सेम होगा। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि गुड प्लेयर्स ऑफ इंडियन टीम, अगर गुड प्लेयर्स ऑफ इंडियन टीम की बात की जाए तो क्या गुड प्लेयर्स का कोई डिफिनीशन है क्या? क्या BCCI या फिर ICC ने उसने कोई गुड प्लेयर्स के लिए कोई क्राइटेरिया डिसाइड किया है, पैरामीटर है क्या उसका कि अगर इन चीज़ों को फुलफिल करता है तो गुड प्लेयर में आएगा? बिल्कुल नहीं। तो गुड प्लेयर नाम का कोई ये जो टर्म है वो आपका वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि गुड प्लेयर के कलेक्शन में, यानी मेरे लिए गुड प्लेयर कोई और है और हमारे बगल में जो बंदा बैठा हुआ है उसके लिए गुड प्लेयर्स किसी और को अच्छा मानता है। तो गुड प्लेयर नाम का कोई भी जो टर्म है वो क्या है? आपका वेल डिफाइंड नहीं है। ओके, तो ये था आपका वेल डिफाइंड टर्म्स के बारे में। तो सीधी सीधी बात है, एक ऐसा टर्म जो अच्छे तरीके से डिफाइन, विच हैज अ डिफिनीशन, जो अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया हो, वह क्या होगा? आपका वेल डिफाइंड टर्म्स होंगे। और या फिर टर्म्स विच हैज अ यूनिक इंटरप्रिटेशन, यानी अगर ऐसा कोई टर्म अगर बोला जाए सबको और सबके दिमाग में एक ही बात आई हो, तो ऐसे टर्म को क्या बोलेंगे हम लोग? वेल डिफाइंड टर्म बोलेंगे। अब एक चीज और है, अगर आपको इसमें से सॉर्टिंग करनी है, पता लगाना हो कि वेल डिफाइन होगा कि नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है, जो भी एब्स्ट्रैक्ट चीजें होंगी, जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा, जो भी भावनात्मक चीजें होंगी, फीलिंग्स होंगी, वो सब के सब क्या आएंगे? आपके वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। जैसे डेंजरस एनिमल्स, अगर हम डेंजरस एनिमल्स की बात करें तो किसी को कॉकरोच से भी डर लगता है और कोई शेर से भी नहीं डरता है। तो आपका जो डेंजरस एनिमल है वो आपका वेल डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि अगर मुझे मान लो कि 10 बच्चे बैठे हों और उनको कहा जाए, 10 बच्चों को कहा जाए कि चलो जो डेंजरस एनिमल्स हैं उनके नाम लिख के दिखाओ, 2 डेंजरस एनिमल्स के नाम लिख के दिखाओ, तो जाहिर सी बात है सबकी कॉपी में क्या होगा? अलग अलग आपके एनिमल्स के नाम लिखे होंगे। तो उसमें क्या हुआ? जब डेंजरस एनिमल बोला गया तो हर बच्चे में उसका यूनिक इंटरप्रिटेशन, यानी उनके दिमाग में सेम बात नहीं आई बल्कि डिफरेंट बातें आई। तो इसीलिए क्या हुआ? ये वेल डिफाइंड टर्म नहीं है। जैसे गुड बॉय का कोई डिफिनीशन नहीं होता है। बैड बॉयज, टॉल बॉय, इन चीजों का कोई डिफिनीशन नहीं होता है। डेंजरस एनिमल्स, इनका कोई डिफिनीशन नहीं होता है। डेंजरस एनिमल्स का मतलब कोई कॉकरोच से भी डरता है और कोई डॉगी से, चाहे किसी भी एनिमल से डरने लगता है। तो ये आपका क्या है? वेल डिफाइंड टर्म नहीं है।
तो मेरे ख्याल से आपको वेल डिफाइंड टर्म्स का मतलब समझ में आ गया होगा, जिसका एक यूनिक इंटरप्रिटेशन हो, या मतलब अगर बोला जाए और सबके दिमाग में एक ही बात आए, एक ही आंसर आए सबके दिमाग में, तो वो टर्म क्या है आपका, वेल डिफाइंड है। ओके, अब बात करते हैं, अब ये वेल डिफाइंड टर्म समझने के बाद से सेट थियरी की बात कर लेते हैं। सेट को अगर एक्चुअली डिफाइन कैसे करेंगे, तो एक बहुत ही बेहतरीन डिफिनीशन बनाया गया है सेट थियरी के लिए, जिससे आपके सारे के सारे डाउट्स आप क्लियर हो जाएंगे। और क्लास 9th और 10th में जो लोग पढ़े होंगे, मेरे कुछ वीडियोज हैं उसमें मैंने बताया था कि अगर आप चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर पाते, अगर आप किसी भी टॉपिक को जस्टिफाई नहीं कर पाते, इसका मतलब उसके डिफिनीशन में कोई कमी है, आप उसके डिफिनीशन को मॉडिफाई करिए। तो याद रखिएगा, जब आप ये चीज़ को जस्टिफाई ना कर पाएँ तो उसके डिफिनीशन को चेंज करिए, थोड़ा सा उसके डिफिनीशन को मॉडिफाई करिए, फिर आपको उसको जस्टिफिकेशन आपको मिल जाएगा उसका। तो यहाँ भी हम कुछ जस्टिफिकेशंस देने के लिए क्या करेंगे, सेट थियरी के डिफिनीशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे और काफ़ी एडवांस लेवल पे उसको लेकर के जाएंगे। तो सेट थियरी क्या है, सेट क्या होता है, तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड टर्म्स। वेल डिफाइंड, तो आपको पता है कि सेट होता क्या है, वेल डिफाइंड टर्म्स का कलेक्शन होता है, यानी इसके अंदर जो कलेक्शन होते हैं वह क्या होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं। जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल गुड बॉयज, तो हमें पता है गुड बॉयज वेल डिफाइंड नहीं है, तो जो कलेक्शन बनेगा, गुड बॉयज का कलेक्शन बनेगा, उसको हम सेट नहीं बोलेंगे, वो एक ऑर्डिनरी कलेक्शन कहलाएगा। ओके, तो अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो वह क्या होगा, नॉर्मल कलेक्शन है आपका, एक ऑर्डिनरी कलेक्शन है, लेकिन अगर वो वेल डिफाइंड हो जाएगा तो वो कलेक्शन तुरंत चेंज हो जाएगा सेट में, तो वो सेट कहलाएगा आपका। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, यानी कलेक्शन कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। कैसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होना चाहिए, कैसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होना चाहिए, तो सबसे पहला क्राइटेरिया है वेल डिफाइंड होना चाहिए और दूसरा क्राइटेरिया है डिस्टिंक्ट होना चाहिए। अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो वह सेट कहलाएगा, और दोनों में से कोई भी एक अगर फुलफिल नहीं करेगा तो सेट नहीं कहलाएगा, वह एक ऑर्डिनरी कलेक्शन रह जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा इसको, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब यहां से ना बहुत सारे क्वेश्चन अभी आगे चल करके एक क्वेश्चन अराइज होगा और आपको लगेगा कि आप उस चीजों को उस क्वेश्चन को एक बड़ा ही अद्भुत सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर सेट थियरी में रिपीटिशन अलाउड क्यों नहीं होता है। तो जिसका हम लोग बड़ा ही नॉर्मल सा जवाब देते हैं कि रिपीटिशन इज इमैटेरियल इन सेट, लेकिन हम बस उसको बता देते हैं, उसको जस्टिफाई ढंग से नहीं कर पाते। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने सेट के डिफिनीशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। तो सेट क्या है, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, ऐसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जो कैसा हो, जो वेल डिफाइंड हो एंड क्या हो, डिस्टिंक्ट हो। एंड इसमें और भी हमने कुछ चीजों को ऐड किया है, विद अ कॉमन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सेट। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स विद अ कॉमन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सेट। अब ऐसा भी नहीं है कि वेल डिफाइंड हो तो उसको कहीं से भी कुछ भी भर दिया जाए और वो सेट बन जाएगा, बिल्कुल नहीं। जो उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स या फिर एलिमेंट्स रखे जाएंगे, जो चीजें उसमें रखी जाएंगी, उनके बीच में कॉमन प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। ओके, तो ये था आपका सेट थियरी। इसके बारे में हम लोग आगे चल करके नेक्स्ट वीडियो में अभी देखेंगे। ओके।